ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि तुम हमारे बिजली के ठिकानों पर, हमारे ऊर्जा केंद्रों पर हमला करोगे तो हम हॉर्मूज बंद कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देंगे। और उसका परिणाम यह हो रहा है दोस्तों कि दुनिया भर में तेल की कीमतें अब बढ़ रही हैं और बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। यह जहन में हमारे सवाल है कि यह युद्ध कौन जीत रहा है, मगर एक बात तय है कि युद्ध की दिशा कोई और नहीं, ईरान तय कर रहा है। ट्रंप एक धमकी देते हैं, उसके जवाब में ईरान जो है ताबड़तोड़ हमले करता है और इस्राइल थर्रा जाता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ईरान पूरी दुनिया में न सिर्फ अपने मिसाइल हमलों से बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी अमेरिका और इस्राइल को एक्सपोज कर रहा है। और आज की तारीख में अमेरिका और इस्राइल अलग थलग पड़ रहे हैं। इस्राइल गिड़गिड़ा रहा है दुनिया भर के देशों से, आओ ईरान पर हमला करो। मगर ये तमाम देश जानते हैं कि जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो कौन नायक होगा और कौन खलनायक। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, पिछले 24 घंटों में, खासतौर से जब आप सो रहे थे रात भर, दरअसल हुआ क्या। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, ईरान ने इस युद्ध के स्टेक्स बढ़ा दिए हैं। जी हां, उसने डिमोना, जहां पर इस्राइल के परमाणु ठिकाने हैं, वहां पर हमला किया। उसने खासतौर से परमाणु संयंत्रों पर हमला नहीं किया, एक किस्म की चेतावनी दे दी। मगर पिछले 12 घंटों में क्या क्या हुआ वो आप तक बताना जरूरी है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर किस तरह की राजनीति हो रही है, सबसे पहले मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करना चाहता हूं जो ईरानियन न्यूज एजेंसी तस्नीम ने जारी किया। इसमें आप देखेंगे ईरानियन एयरफोर्स का कहर, बकौल अमेरिका हम इन्हें बर्बाद कर चुके हैं। देखिए किस तरह से वीडियो जारी किया गया है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, लगातार ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स कहर बरपा रहे हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह वीडियो है ऑक्यूपाइड टेरिटरीज का, और आप देखिएगा आवाजों में किस तरह का खौफ है। लोग जो उस मंजर को देख रहे हैं उनके मन में किस कदर खौफ पसरा हुआ है। ये वीडियोस हैं ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के, एक के बाद एक। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, इसराइल के अलग अलग जगहों पर देर रात खौफ पसरा रहा क्योंकि ईरानी मिसाइल्स अपने टारगेट्स को चूमती रहीं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अब मैं आपको एक के बाद एक 4 वीडियोस दिखाऊंगा, और ये वीडियोस हैं इसराइल के तेल अवीव, किरियात गाट और एश्केलॉन के। जी हां, ये सुबह सुबह लिया गया वीडियो है, ताजा वीडियो है। एक के बाद एक इन हमलों की वीडियोस देखिए।
इस वक्त दुनिया जो है वो ईरानी मिसाइल्स का लोहा मान रही है। फॉक्स न्यूज, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का माउथपीस है, उसने बताया कि किस तरह से ईरानी मिसाइल्स के सामने इजरायली इंटरसेप्टर्स पूरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। खौफ पसरा हुआ इस्राएल के अंदर, यानी कि इस्राएल को उसी की दवाई चखना पड़ रहा है। जिस तरह का खौफ उसने गाजा लेबनान में मचाया, उसी तरह का खौफ इस वक्त लोगों में पसरा हुआ है। देखिए फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट, जिसमें वो बता रहा है कि इजरायली इंटरसेप्टर्स ईरानी मिसाइल्स के सामने पूरी तरह से नाकाम है। देखा जाए। They spread shrapnel all over the place, and yeah, if we look up in the sky to the east, what I can see now is a cluster bomb. You saw the big light, that was the interception, and now we've got dozens of bomblets coming down over Tel Aviv. You see one bright light that is cascading in this direction, a lot of lights separating off of it, and those are the bomblets. And the bomblets themselves are still quite dangerous because they're little explosives. They're not as powerful as a big 1,000-pound warhead like came in Dimona last night, but they're still very capable of hitting people. And one single light is now cascading. And we heard a big boom there. That's probably the interception. And I'm looking at one single light now cascading. I won't give specifics on the location, but over in the skies over Tel Aviv, headed to the ground, and we'll see what that results in. दोस्तों, पिछले 24 घंटों से 2-3 चीजें हुए। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से डिमोना, जो कि इसराइल का एक शहर है जहां उसके परमाणु संयंत्र है, वहां पर हमला करके ईरान ने एक संदेश देने की कोशिश की कि तुम्हारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमारी जद में हैं। तुमने हमारे ऊर्जा केंद्रों पर हमला किया, हमारे परमाणु संयंत्रों पर हमला किया, तो तुम्हें उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये इसराइल के अरड का वीडियो है और आप देखिएगा ड्रोन से ली गई ये तस्वीर। इससे पता चल रहा है कि इसराइल में किस कदर तबाही मचाई गई है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इन वीडियोस में पूरी तरह से जो बिल्डिंग्स हैं वो नेस्तनाबूद हो गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर देर रात किस कदर खौफ होगा। दोस्तों, इजरायली आर्मी रेडियो यह रिपोर्ट कर रहा है कि करीब 150 लोग घायल हैं और उन्हें सोरोका मेडिकल सेंटर लाया गया है। यह वीडियो उस बात की बानगी है। आइए उसकी एक छोटी सी झलक देखते हैं। और जहां तक ईरान की बात है, ईरान के तेवरों में कोई नरमी नहीं है। आईआरजीसी के इस सैनिक प्रवक्ता के तेवर देखिए। ट्रंप को कहा जा रहा है उन्हीं के अंदाज में, यू आर फायर्ड। सुना जाए। Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहता हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जी हां, वो नब्ज जहां से शिप्स गुजरते हैं, वो जगह जिसे अगर बंद कर दिया गया तो दुनिया भर में एक आर्थिक तूफान आ जाएगा। ईरान अपनी जकड़ को मजबूत कर रहा है और उसकी वजह भी साफ है। वो कह रहा है कि आप हमें इज्जत दो तो हम बात करेंगे, और अगर इज्जत नहीं मिलेगी तो बातचीत का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं होर्मुज को लेकर क्या हो रहा है आपके स्क्रीन पर। ईरान की तरफ से जो टोन आ रही है वो साफ साफ टकराव वाली है। सेना, राजनयिक और नेता सब एक ही लाइन पर काम कर रहे हैं। अगर ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया तो वो अमेरिका के हितों और इस्राएल पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने तो एक मैप भी शेयर किया जिसमें खाड़ी देशों और इस्राएल के कई पावर प्लांट्स और फैसिलिटीज दिखाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक ये पावर प्लांट्स ठीक नहीं हो जाते तब तक होर्मुज जल डमरू मध्य बंद रहेगा। गौर फरमाएं, उन्होंने कहा बातचीत अगर शुरू करनी है, युद्ध अगर बंद करना है, तो जो तबाही तुमने मचाई उसके पैसे दो। जिससे पता चलता है दोस्तों कि यह देश पीछे नहीं हटने वाला है।
उनके अलग अलग नेता भी क्या कह रहे हैं वो भी आपके स्क्रीन पर। संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, जो काफी ताकतवर नेता माने जाते हैं और अभी वॉर रूम में होने की बात कही जा रही है, उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। बाद में उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इसका असर अमेरिकी फाइनेंशियल कंपनियों और उनके साथ काम करने वालों पर भी पड़ेगा। वहीं विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हॉर्मूज स्ट्रेट बंद नहीं है, बल्कि इंश्योरेंस कंपनियां डर की वजह से पीछे हट रही हैं, क्योंकि उन्हें इस चुनी हुई जंग का खतरा लग रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह रास्ता ईरान के दोस्तों के लिए खुला है। ईरान इस वक्त हॉर्मूज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ का पूरा फायदा उठा रहा है, जिससे एनर्जी मार्केट में पहले ही असर पड़ रहा है। अगर यमन के हूती भी इस जंग में कूदकर रेड सी में बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद कर देते हैं, तो यह एक और ग्लोबल क्राइसिस पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर ईरान कोशिश कर रहा है कि हालात को इतना महंगा और दर्दनाक बना दे कि अमेरिका पर दबाव पड़े और वो इस जंग को रोकने पर मजबूर हो जाए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और दूसरा दोस्तों बाब अल मंदेब स्ट्रेट, क्योंकि यह भी बंद कर दिया जाता है तो जो तूफान आने वाला है उसका आपको और हमें अंदाजा नहीं होगा। और हॉर्मूज को लेकर मैं चाहता हूं आपकी निगाह जाए अल जजीरा की इस खबर की तरफ, जो कहती है ईरान वाउज टू कंप्लीटली क्लोज हॉर्मूज स्ट्रेट इफ यूएस अटैक्स पावर प्लांट्स। आप हमारे बिजली के संयंत्रों पर हमला करेंगे तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देंगे। उसके अलावा सीएनएन की खबर, उनका कहना है कि हम अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह कर देंगे अगर ट्रंप ने हमारे बिजली संयंत्रों पर हमला किया। और इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि ट्रंप की यह रणनीति पूरी तरह से नाकाम है। क्यों? क्योंकि ईरान के जितने भी बिजली घर हैं, जितने भी एनर्जी ऊर्जा केंद्र हैं, वो पूरे देश में फैले हुए हैं। यानी कि आप एक पर हमला करोगे तो देश को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वक्त हॉर्मूज को लेकर ईरान किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। एक एक करके आपके स्क्रीन पर क्या करेगा ईरान। ईरान सेना ने बताया कि अगर अमेरिका उनके पावर प्लांट्स पर हमला करता है तो उनका संभावित जवाब क्या होगा। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। पहला, हॉर्मूज जल डमरूमध्य पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक हमारे खराब हुए पावर प्लांट्स दोबारा नहीं बन जाते। दूसरा, इसराइल के सभी पावर प्लांट्स और उसकी एनर्जी वहां आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े स्तर पर निशाना बनाया जाएगा। तीसरा, क्षेत्र में मौजूद ऐसी सभी कंपनियां जिनके अमेरिकी शेयर होल्डर हैं उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। और उसके बाद उन देशों के पावर प्लांट्स भी वैध निशाना माने जाएंगे जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। यानी कि खाड़ी देशों को कहा जा रहा है, बाज आओ वरना तुम उसकी कीमत चुकाओगे। और अरागची साफ तौर पर कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ बातचीत की तो कोई संभावना ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा, अंग्रेजी में इसका बयान है और मैं उसका हिंदी में अनुवाद भी आपको दिखा रहा हूं। I don't think the question of talking with Americans or negotiation with Americans once again would be on the table, because we have a very bitter experience of talking with Americans. We negotiated with them last year in last June, and they attacked us in the middle of negotiations. And again this year, they tried to convince us that this time is different. They promised us that they don't have any intention to attack us. And they wanted to resolve Iran's nuclear question peacefully and to find a negotiated solution. And we finally accepted. But again, after 3 rounds of negotiation, and after the American team in the negotiation, said itself that we made a big progress, still they decided to attack us. So I don't think talking with Americans anymore would be on our agenda anymore. मगर अरागची उसी लहजे में यह भी कहते हैं कि भाई बातचीत हम करेंगे, मगर पहले आपको इज्जत दिखानी पड़ेगी। अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के इस बयान पर गौर कीजिए जो उन्होंने अभी कुछ देर पहले जारी किया है आपकी स्क्रीन पर।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद नहीं है, जहाज इसलिए हिचक रहे हैं क्योंकि बीमा कंपनियां उस युद्ध से डर रही हैं जो तुमने शुरू किया था, ईरान ने नहीं। ना कोई इंश्योरर और ना ही कोई ईरानी तुम्हारी और धमकियों से प्रभावित होगा। थोड़ा सम्मान दिखाओ। गौर करें दोस्तों, थोड़ा सम्मान दिखाओ। आगे, नेविगेशन की आजादी यानी आवागमन की आजादी बिना ट्रेड की आजादी के हो ही नहीं सकता। दोनों का सम्मान करो, वरना दोनों में से कोई भी नहीं मिलेगा। तेवर साफ हैं। तुम हमारे बच्चों पर हमला करना बंद करो, हमारे संयंत्रों पर हमला करना बंद करो। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, ईरान ने अपने तेवर दो कारणों से मजबूत किए। पहले, उसके गैस फील्ड पर, साउथ पार्स गैस फील्ड पर इस्राएल हमला करता है। खुद ट्रंप कहते हैं कि इस्राएल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और फिर नेतन्याहू सामने आते हैं और क्या कहते हैं कि ठीक है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। उसी के जवाब में ईरान ने इनके तेल ठिकानों पर हमला किया, रास लफान और अन्य तेल ठिकाने। इसके अलावा आपने नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया। उसी के जवाब में डिमोना पर हमला किया जाता है। तो मैं आपको बाकायदा प्रमाण और प्रूफ के जरिए बता रहा हूं कि ईरान अपनी तरफ से हमला नहीं करता, वो महज जवाब देता है। और ये जो पूरा युद्ध ये क्यों चल रहा है? ईरान तो बातचीत कर रहा था ना, सारी शर्तें भी मान रहा था, फिर भी तुमने सुप्रीम लीडर खामेनी को मार दिया। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं किसकी तरफ? नेतन्याहू की तरफ। नेतन्याहू अब दुनिया भर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि ईरान अत्याचार कर रहा है, ईरान इंसानियत पर अत्याचार कर रहा है, आओ जी हमें बचा लो। सुना जाए। And trying to blackmail the entire world. What more proof do you need that this regime that threatens the entire world has to be stopped? Israel and the United States are working together for the entire world. And it's time to see the leaders of the rest of the countries join up. I'm happy to say that I can see some of them beginning to move in that direction, but more is needed. President Trump's call to have the international community confront this terrorist fanatic regime of zealots, that is a call not only for the security of America and the security of Israel, it's for the security of the entire world. And it's time for them to act. आप जानते हैं सबसे बड़ी बात, नेतन्याहू ये कहते हैं कि ईरान जो है बच्चों के स्कूल किंडरगार्टन पर हमला कर रहा है, जहां बुजुर्ग रहते हैं वहां हमला कर रहा है। हकीकत यह है कि शायद इस्राएल और अमेरिका के अंदर अधिकतर लोग इस शख्स से किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं रखते। एक तरफ ये इस तरह के बयान देते हैं कि ईरान हमारे बच्चों पर हमला कर रहा है, और दूसरी तरफ तुम्हारे जो जुर्म हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं। पहले मैं आपको इनका एक बयान सुनाता हूं और उसके बाद मैं आपको एक बहुत दिलचस्प वीडियो दिखाऊंगा, देखा जाए। If anyone needed an explanation of why Iran is the enemy of civilization and the enemy and the danger to the entire world, you got it in the last 48 hours. In the last 48 hours, they fired a terror weapon on civilians, on children. There's a children's nursery here. There's an old person's home here. Civilians, families, they fire terror weapons on civilians, and often they use cluster bombs, which are forbidden by international law. The second thing that they did is that they fired on Jerusalem right next to the holy places. They sent ballistic missiles that could have destroyed the Church of the Holy Sepulchre, the Al-Aqsa Mosque, and the Western Wall. The three holiest sites to the three monotheistic religions, they don't care. They're firing on everyone. तो क्या कहा इन्होंने? बच्चों पर हमला, रिहायशी इलाकों पर हमला। अब मैं आपको कहीं और लेकर नहीं चलना चाहता हूं। एक अमेरिकी न्यूज चैनल है CNN की इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट का लब्बो लबाब क्या है मैं आपको बताता हूं कि इस्राइल ईरान के रिहायशी इलाकों में हमला कर रहा है। माहौल जो है ना वो ऐसा लग रहा है कयामत आ गई है। बिल्डिंग की बिल्डिंग तबाह है, और यह शख्स यानी नेतन्याहू ये दावा कर रहे हैं कि ईरान हमारे रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है। आप स्वयं क्या कर रहे हैं CNN की इस रिपोर्ट में देखिए। Every night, the sound of warplanes reverberates across the city,
followed by explosions that shake the windows of our hotel. Where we are right now is the east of Tehran, and the authorities say there was a massive airstrike that hit a residential building now. And the reason why the authorities have told us to actually wear masks when we're here on the ground is they say that obviously this is kicking up a lot of dust, and so it's better to wear a mask just to be protected. The blasts from the bombs that hit this area were so strong that it not only destroyed these buildings, but that it also damaged severely a lot of the buildings on the other side of the street, and in fact, in that larger block. और सबसे बड़ी बात, अगर ईरान ने उनके रिहायशी इलाकों पर हमला ना भी किया होता, क्या आप और हम भूल गए हैं कि गजा में क्या हुआ था? 70,000 बेकसूर लोगों को तुमने मार दिया, हजारों की तादाद में छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। लेबनान पर इस वक्त हमले चल रहे हैं, 1000 से ज्यादा लोग अभी मारे गए हैं। मैं आपके सामने एक हकीकत रखना चाहता हूं दोस्तों। आपने गौर किया होगा, ईरान के अंदर 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। लेबनान के अंदर चूंकि हिजबुल्लाह पर हमला करना है तो वहां 1000 लोग मारे गए। वहां पर कई औरतें और बच्चे शामिल हैं जिनका हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि इस्राइल तो हमले कर सकता है, सैकड़ों की तादाद में लोग मार सकता है, मगर अगर इस्राइल पर एक हमला हुआ जहां 150 लोग भी घायल हो गए तो पश्चिमी देश कितना बवाल करते हैं। आप खुद मुझे बताइए ना दोस्तों, जो मृतकों के आंकड़े आ रहे हैं ईरान से, लेबनान से, और जो मृतकों के आंकड़े आ रहे हैं इस्राइल से, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। हां, इसमें दो राय नहीं है कि इस्राइल मृतकों के आंकड़े को छुपा रहा है, यह भी हकीकत है। मगर जो सिविलियंस हैं, ऐसा लग रहा है कि ईरान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि भाई सिविलियन इलाकों को निशाना ना बनाया जाए, वो सिर्फ स्ट्रैटेजिक इलाकों पर निशाना साधता है। तो फर्क तो साफ तौर पर दिख रहा है। मगर बावजूद उसके नेतन्याहू दुनिया के सामने रुदाली करते हैं कि देखो हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। बच्चों का अगर कोई कातिल इस पूरी दुनिया में है तो वो नेतन्याहू है और उसके अलावा कोई नहीं। और यह बात एक फैक्ट है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।